ये एपिसोड जून 2026 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में हुई हिंसक झड़पों, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उठे मानवाधिकार मुद्दे तथा ओपन सोर्स रिसर्च पर आधारित है। कहानी को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए काल्पनिक किरदारों और परिस्थितियों का उपयोग किया गया है। इस एपिसोड का उद्देश्य पीओके में जारी मानवाधिकार संकट और इसके भू राजनीतिक प्रभावों से दर्शकों को अवगत कराना है। बिजली हमारा हक दो। सस्ता आटा, सस्ती 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 बिजली हमारा हक दो। 8 जून 2026 रात के 2 बजे पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर रावलाकोट के एक सरकारी अस्पताल में एक लाश पहुंचती है। एक आम नागरिक की लाश जिसे किसी दुश्मन ने नहीं मारा, उसे मारा उसी देश की वर्दी ने जो उसे अपना कहती थी। पहाड़ों से घिरे एक शहर में लोग सड़क पर उतरे थे। हाथों में बंदूक नहीं थी, हाथों में थे आटा के खाली थैले, बिजली के बिल और कुछ सवाल। उन्होंने सिर्फ रोटी मांगी थी। पहाड़ों ने चीख सुनी, लेकिन इस्लामाबाद ने गोलियों से जवाब दिया। उसी रात दिल्ली में एक आदमी जाग रहा था जो हर उस सच को देख रहा था जिसे रावलपिंडी दुनिया से छुपाना चाहता था। अजीत डोभाल के सामने खुली फाइल का एक एक पन्ना पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के लिए कयामत का इशारा था। रोशनी मांगने पर अंधेरा, हक मांगने पर मौत। जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, वो असल में वर्दी में छिपे एक तानाशाह की खुली कैद है। और पाकिस्तान के उस आर्मी चीफ आसिम मुनीर को लोग सिर्फ एक नाम से पुकारते हैं, मृत्यु दाना, मृत्यु दाना, मृत्यु दाना। जब अपना हक मांगने के लिए निहत्थी जनता ने प्रोटेस्ट मार्च की अगुवाई की, उसकी मांग की, उसकी शुरुआत की, तो मुनीर ने सिर्फ फौज को नहीं भेजा, बल्कि उसने अपने पाले हुए आतंकियों को सादे कपड़ों में उस भीड़ के बीच में भेज दिया। लेकिन सवाल फिर यह कि आखिरकार लोगों को सड़कों पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका जवाब छिपा है उस जिंदगी में जिसकी कल्पना आपने शायद सपने में भी नहीं की हो। इसका नाम फैजल है, एक मामूली स्कूल टीचर, रावलाकोट का रहने वाला। इसकी क्लास में 40 बच्चे हैं और सर्दियों में एक भी हीटर नहीं। इसका पूरा परिवार पिछले 50 सालों से इसी अंधेरे में जी रहा है। शर्मनाक विरोधाभास देखिए। पीओके की जमीन, पीओके का पानी बिजली बनाता है, लेकिन रोशनी पाकिस्तानी पंजाब के घरों में होती है। फैजल के स्कूल से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर मंगला डैम से 4 रुपए प्रति यूनिट की बिजली बनती है। वही बिजली टैक्स लगाकर पीओके के घरों को 40 रुपए प्रति यूनिट में बेची जाती है। 10 गुना दाम अपनी ही जमीन की बिजली के लिए। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई किसान अपने खेत में अनाज उगाए और उसे 10 गुने दाम पर वापस भूखा रहकर खरीदना पड़े। पिछले 50 सालों में रावलपिंडी ने किसी स्थानीय कश्मीरी को यहां की सत्ता सौंपी नहीं।
आज ये बागडोर राठौड़ लॉबी के हाथ में है, जो सिर्फ इस्लामाबाद का रिमोट कंट्रोल मोहरा है। और जो लोग सरहद के पार देखते हैं और उन्हें भारत शासित कश्मीर में विकास, चुनाव और भविष्य के लिए उम्मीद दिखाई देती है, तो उनका गुस्सा फूटना लाजमी है। तो सोचिए जरा, एक ऐसी जगह जहां आपकी जमीन से बिजली बनती है, लेकिन वही बिजली आपको 10 गुना दाम पर मिलती है। जहां आपका वोट है, लेकिन आपकी आवाज सुनी नहीं जाती है। जहां बाकी पाकिस्तान में 4G है, वहां जानबूझकर आपको 2G पर रखा जाता है ताकि आपकी आवाज बाहर ना जा सके। फैजल खान जैसे लाखों लोगों के लिए यह राजनीतिक मुद्दे नहीं है, बल्कि हर रोज की जिंदगी है। आंदोलन के कुछ चेहरे उभर कर सामने आए। 4 नाम, 4 अलग अलग जिंदगियां। एक वकील, एक ट्रांसपोर्टर, एक छात्र नेता और एक स्कूल टीचर। इन चारों ने मिलकर 9 जून को एक निहत्थे मार्च का आह्वान किया था। इनके अलावा एक और नाम था जो अब तक गुमनाम था, फैजल। आप जरा सोचिए, एक स्कूल टीचर जिसकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने अपने बच्चों के लिए बिजली की मांग की। एक रात, एक दस्तखत और एक मोहर, और उसका नाम मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में आ जाता है। अब अचानक ऐसा आखिर क्या हुआ कि एक स्कूल टीचर पाकिस्तान में मोस्ट वांटेड बन जाता है? जनरल, ब्रिटिश पार्लियामेंट में मामला उठ चुका है। यूएन में भारत दस्तावेज तैयार कर रहा है। इस प्रोटेस्ट को टेररिज्म का नाम दे, और अगर कंट्रोल से बाहर हुआ तो इन सभी लीडरों को हमेशा के लिए खामोश कर दो। रावलाकोट की वो रात कोई इत्तफाक नहीं थी। ये एक सोचा समझा आदेश था, और जब घर के अंदर आग लगने लगी तो मृत्यु दानव मुनीर ने एक और फैसला लिया, और ये फैसला बेहद खतरनाक था। लेकिन बैन और मुनीर के खौफ के बावजूद 9 जून का मार्च नहीं रुका। पूरे पीओके में दुकानें बंद रही, हजारों लोग सड़कों पर उतरे। फैजल भी उनमें से एक था। मुनीर की असली परेशानी शायद प्रदर्शन नहीं थे, न आटा, न बिजली की मांग। उसकी असली परेशानी थी एक तुलना। सरहद के इस पार स्मार्ट क्लासरूम, 5G, चुनाव जिनके नतीजे पहले से कोई नहीं जानता। उस पार फैजल की तरह टीचर्स जो मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाते हैं, 2G पर अटका इंटरनेट, और सीटें जो रावलपिंडी पहले से तय कर देता है। ये तुलना हर गुजरते दिन के साथ और खतरनाक होती जा रही थी। आज फिर बिजली नहीं आई। बिजली नहीं, उम्मीद भी नहीं आई। फैजल के दादा बंटवारे से पहले के जम्मू कश्मीर के नागरिक थे। उनकी पीढ़ी ने वो जमीन देखी थी जब कोई LOC नहीं थी। आज 3 पीढ़ियां बाद फैजल के बच्चे किस पहचान के साथ बड़े होंगे, ये सवाल सिर्फ फैजल का नहीं है।
The court has carefully considered the evidence presented by both parties. ठीक उसी हफ्ते जब मुनीर ने JAAC को आतंकवादी घोषित किया, POK की अपनी ही अदालत ने इस्लामाबाद के प्रशासनिक आदेशों को मानने से इनकार कर दिया और एक फैसला सुनाया। वो 12 आरक्षित सीटें जिन पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के पिट्ठू बैठते हैं, उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव आदेश से हटाया नहीं जा सकता। अदालत के मुताबिक ये पाकिस्तान के आईन यानी संविधान की हिफाजत के लिए उठाया गया कदम। वापस चलो, ऑर्डर कैंसिल, कोई एक्शन नहीं। क्यों रुके वो? क्योंकि ठीक उसी वक्त कुछ और हो रहा था, कुछ ऐसा जिसने रावलपिंडी का पूरा ध्यान खींच लिया था। Mr. Speaker, the government's plan will deliver prosperity. ठीक इसी रात मुनीर ने एक और कायराना दांव खेला। अफगानिस्तान पर हमला दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए 11 सोते हुए बच्चों की जान ले ली, लेकिन एक दांव उल्टा पड़ने वाला था, क्योंकि ठीक इसी समय दिल्ली से एक बयान आया। भारत POK के नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। यह क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग है। भारत हर विकल्प खुला रखता है। हर विकल्प खुला रखता है। कूटनीति की भाषा में इसका मतलब होता है चेतावनी, और मुनीर जानता था कि ये चेतावनी सिर्फ शब्दों की नहीं थी। फैजल बच गया, लेकिन उसके साथी अभी भी मुनीर की कस्टडी में थे। उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। फैजल की पत्नी उसका हाथ पकड़ती है। फैजल की आंखों में राहत नहीं, एक नया संकल्प है। मेरे बच्चे की रोशनी अब सिर्फ बिजली का बल्ब नहीं होगी। जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा तो मेरे बच्चों को बताना, मैंने रोटी मांगी थी, बगावत नहीं। एक टीचर की रोशनी की लड़ाई, एक देश के नागरिकों की वापसी का सवाल, और एक तानाशाह जिसके छुपने के लिए जगह कम पड़ रही। अब ये विरोध अस्थायी था या फिर एक बड़े बदलाव की शुरुआत? दिल्ली की रणनीतिक तैयारी रावलपिंडी के लिए सबसे बड़ा चक्रव्यूह बन चुकी थी। जब मृत्यु दानव मुनीर अफगानिस्तान पर बम गिराकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है, ठीक उसी वक्त भारत के असली धुरंधर का ऑपरेशन एक्टिवेट हो चुका है। क्या POK की घर वापसी का समय आ चुका है? क्या अखंड भारत का सपना सच होने वाला है?